हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समय समय पर जो है मिशन प्रेरणा से संबंधित ऑनलाइन क्विज विभिन्न जिलों में होते रहते हैं। आपके जिलों में भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कानपुर नगर में पूछे गए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित अत्यधिक कठिन सवाल। आप भी कर लें तैयारी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल अपनी समझ को परखें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रारंभिक स्तर पर 15 होते हैं और जो है उच्च प्रारंभिक स्तर पर होते हैं 25। तो यहाँ हम लगाएंगे 15 में टिक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो इसमें होते हैं कुल 25, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के 3 समूह एबीसी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 4-4 समूह, आवश्यकता अनुसार, कोई आवश्यकता नहीं, अन्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर में 3 समूह बनते हैं एबीसी। ठीक है, 3 समूह प्राथमिक में और 3 समूह जो है वो उच्च प्राथमिक में। अगला प्रश्न है, शिक्षण के पूर्व में तैयारी में क्या होना अति आवश्यक है। शिक्षण के पूर्व में तैयारी में क्या होना अति आवश्यक है। तो शिक्षण के पूर्व क्या चाहिए आपको, लर्निंग आउटकम सूची, समूह निर्धारण, अधिगम स्तर सूची और समय सारणी, यानी यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 3 वो सही है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी हुई है। तो ध्यानाकर्षण शिविर की समय सारणी दी हुई है आपका भाग 2 में। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम अधिगम परिणाम भी होता है, अपेक्षित दक्षताएं भी होती हैं, सीखने के प्रतिफल भी होते हैं, यानी परीक्षा परिणाम ये आपका लर्निंग आउटकम नहीं होता। अगला प्रश्न है, लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय क्या है। तो लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय होता है सत्र के आरंभ में। अगर शुरुआत में ही आप लर्निंग गैप का पता लगा लेंगे तो आप बच्चों का अच्छा जो है ध्यान रख पाएंगे। इनमें से कौन एक शिक्षण तकनीक नहीं है। तो जैसे कि मालूम है कि ध्यानाकर्षण में जो है 18 शिक्षण तकनीकियां दी हुई हैं। तो उनमें से जो है ये आपका परीक्षा प्रपत्र जो दिख रहा है, रोचक प्रस्तावना तो है, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना यह भी है, शैक्षिक भ्रमण भी है, लेकिन परीक्षा प्रपत्र जो है ये आपका शिक्षण तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो है आपको मालूम है कि अगर प्राइमरी का जो है पेपर है तो 10 वस्तुनिष्ठ 5 आत्मनिष्ठ, और अगर जूनियर का है तो 20 वस्तुनिष्ठ और 5 आत्मनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को कहाँ चिन्हित करना होगा। प्रेरणा तालिका में, प्रेरणा लक्ष्य में, प्रेरणा दक्षता या प्रेरणा प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला आंसर सही होगा, प्रेरणा तालिका में। यहीं पर जो है चिन्हित करना होगा बच्चों के लर्निंग आउटकम को। फिर आगे है, आकलन पत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक एवं तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्या होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 20, 50, 20 और 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कापियां चेक करने की अवधि है। तो कापियां चेक करने की अवधि आपको रखा गया है 2 दिन, अर्थात 2 दिन के अंदर आप कापियों को चेक कर लेंगे। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में इनमें से कौन सी शिक्षण तकनीक नहीं है। शैक्षिक भ्रमण तो है, कार्यपत्रिका का निर्माण भी है, समूह कार्य भी है, लेकिन समेकन नहीं है, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यानाकर्षण कक्षाएं किस विषय के लिए नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये तो सही है, लेकिन संस्कृत ये ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यानाकर्षण के कुल कितने चरण हैं। तो ध्यानाकर्षण के कुल दोस्तों 3 चरण हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण क्या है। ध्यानाकर्षण चरण कार्यक्रम का द्वितीय चरण है कक्षाओं का आयोजन। फिर आता है, एक ही कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर होता है क्या, एक समान, अच्छा, बहुत खराब, अलग अलग। तो यहाँ पर होगा अलग अलग। फिर आगे बढ़ते हैं, लर्निंग गैप का पता लगाने का फार्मूला क्या है। तो आपको मालूम है कि लर्निंग गैप इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम, अर्थात इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। फिर है, आकलन पश्चात प्रारंभिक स्तर पर कितने समूहों का निर्माण होगा। आकलन के पश्चात प्रारंभिक स्तर पर 3 समूहों का निर्माण होगा, जो होते हैं ए, बी और सी।
ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? चिन्हित लर्निंग आउटकम, प्रोजेक्ट कार्य, नवाचार का प्रयोग, छात्रों में भिन्नता। तो यहाँ पर तीनों तो शिक्षण तकनीकियां हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहला जो है ये कार्य नहीं किया जाता। प्रगति के सतत आकलन को कहा जाता है क्रियात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, क्रियाशील आकलन या स्व आकलन। तो दोस्तों यहाँ पर रचनात्मक आकलन सही होगा, इसे भी सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, TLM का हिंदी रूपांतर है। जैसे कि आप जानते हैं TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इस हिसाब से इसका हिंदी रूपांतर हो गया शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के चरण में प्रश्न पत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाना है? तो ARP के द्वारा, डायट द्वारा, शिक्षक द्वारा या स्वयं अध्यापकों द्वारा। यद्यपि देखने तो लग रहा है कि दूसरा और चौथा विकल्प दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है, और एक ही चीज हैं भी, लेकिन जो राइट आंसर है वो स्वयं अध्यापकों द्वारा ऐसा ध्यानाकर्षण जो है मॉड्यूल में कहा गया है, इसलिए ये आपका राइट होगा। फिर ये है आगे, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीकियां दी गई हैं? तो दोस्तों आपको अच्छे से मालूम होगा कि कुल जो है शिक्षण तकनीकियां दी गई हैं 18, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। फिर आगे है, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के आयोजन है तो प्रतिदिन कौन सा कालांश लगाया जाना है? तो दोस्तों आपको पता है जो है कि कोविड-19 का समय चल रहा है, यद्यपि जो है ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें जो उसका समय सारणी दी गई है उसके हिसाब से तो कुछ अलग है, लेकिन वर्तमान समय में जो है कोविड-19 के तहत ध्यानाकर्षण कक्षाओं के लिए जो पहला कालांश है, प्रथम कालांश 40 मिनट का वही होना है, तो यहाँ पर आपका प्रथम राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कितने समय का कार्य दें? तो यहाँ पर ध्यानाकर्षण शिविर में जो है आपको मालूम है कि 40 मिनट का कालांश होगा, 40 मिनट का समय दें। फिर है, ध्यानाकर्षण शिविर में कितने विषयों पर कार्य किया जाए? तो ध्यानाकर्षण शिविर में जो विषय हैं, कौन कौन से विषय? हिंदी, अंग्रेजी और जो है गणित और आपका विज्ञान है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए? हाँ, नहीं, पता नहीं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग, यानी हाँ यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यानाकर्षण के किस भाग में शिविर की अवधारणा स्पष्ट की गई है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 1 या अन्य? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन अर्थात भाग 2। फिर आगे है, इनमें से कौन ध्यानाकर्षण की शिक्षण तकनीक नहीं है? समूह कार्य, बैठक व्यवस्था, सरल से कठिन की ओर या अधिगम चक्र? दोस्तों समूह कार्य, बैठक व्यवस्था, सरल से कठिन की ओर ये सभी शिक्षण तकनीकियां हैं, लेकिन अधिगम चक्र नाम की कोई ऐसी शिक्षण तकनीकी नहीं दी गई है। फिर आगे है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित शिविर बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को करने में काफी मदद करता है। अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में, अधिक करने में, बराबर करने में, समझने में। तो दोस्तों अधिगम अंतर जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर कम राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में काफी मदद करता है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? तो सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में, कभी भी पूरे शैक्षिक सत्र में। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तो ध्यानाकर्षण की जो कक्षाएं हैं वो 50 दिन चलनी है, लेकिन वर्तमान समय में जो है जो कोविड-19 के तहत जो है ध्यानाकर्षण शिविर जो है वो पूरे शैक्षिक सत्र में चलता रहेगा। यद्यपि हमारे बच्चे अभी तक हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसा शिविर और कैसा ध्यानाकर्षण, अर्थात सेशन तो समाप्त होने वाला है, अर्थात ये इस प्रश्न का धीरे धीरे औचित्य समाप्त होता जा रहा है। प्रत्येक ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का रखा गया है? 40, 50, 60 या 45? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ध्यानाकर्षण शिविर जो होगा वो 50 दिनों का होगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई कक्षा नहीं लगाई जाएगी। बच्चों का चिन्हांकन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो बच्चों का चिन्हांकन वही है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के जो है दूसरे भाग में यहाँ पर वर्णित है। फिर आगे बढ़ते हैं, आकलन पत्र किस परीक्षण हेतु बनाते हैं? साप्ताहिक, सत्र, आरंभिक या वार्षिक? तो यहाँ पर आरंभिक परीक्षा आपका राइट आंसर होगा। आरंभिक परीक्षा के पश्चात सी समूह में शामिल बच्चों के लर्निंग आउटकम में प्रति प्रश्न कितने अंक प्राप्त होंगे? अर्थात अगर 3 अंक प्राप्त होगा तो वो ए समूह होगा, 2 अंक प्राप्त होगा तो वो बी समूह होगा, और 1 या 0 अंक प्राप्त होंगे तो वो सी समूह होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है 1।
फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 में कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों अगर प्राइमरी कक्षाओं में जो है आपको मालूम है कि 15 प्रश्न आने हैं, 10 वस्तुनिष्ठ 5 आत्मनिष्ठ, तो कक्षा 4 भी प्राइमरी कक्षाओं में ही आता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, यानी 10 प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, 5 प्रश्न होंगे वो आत्मनिष्ठ होंगे। तो इस प्रकार ये रहा दोस्तों कानपुर नगर में आयोजित ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित ये प्रश्नावली मिशन प्रेरणा क्विज। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।